हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स ऑफ विजय सूत्रा। मैं आप सभी का स्वागत करना चाहता हूं विजय सूत्रा के इस नायाब से प्लेटफॉर्म पे, जहां पर हमारा लक्ष्य होता है कि जो भी विद्यार्थी हमें पढ़े देखे उस विद्यार्थी का एग्जामिनेशन के अंदर एमसीक्यू सॉल्व करना बहुत आसान हो जाए, क्योंकि हम उसी हिसाब से यहाँ पर काम करते हैं कि जो भी एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले सवाल हैं वो किस तरीके से फ्रेम किए जाते हैं, उनमें अपने को कैसा दिमाग लगाना चाहिए, कैसा एप्लीकेशन करना चाहिए, क्या अगर हमें वो सवाल नहीं पता है, हम उसको कर नहीं पा रहे बट येट हम उसको कैसे करें, दिमाग लगा के, लॉजिक लगा के। ये चीजें हम इन सेशंस के अंदर सीखते हैं। जो भी चीजें पिछले दिनों में, पिछले महीनों में करंट अफेयर्स में हुई हैं लेकिन हम उसे देख नहीं पाए हैं या हमें वो पता नहीं है, तो हम वो चीजें इन वीडियोस के माध्यम से करने का प्रयास करते हैं कि अगर आपने करंट अफेयर्स नहीं भी किया है तो भी आप इन वीडियोस के माध्यम से उन करंट अफेयर्स के टॉपिक से अवगत रहें, और अगर वो आपके परीक्षा में पूछे जाएं तो आप 100% एक्यूरेट और सही उत्तर टिक करके आए, जिससे आपका एग्जामिनेशन क्लियर करने की संभावनाएं जो हैं वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। और यही है हमारा उद्देश्य। तो विथ लिमिटेड नॉलेज भी हम एग्जामिनेशन क्लियर कर सकते हैं। एंड ये जो वीडियोस हैं इसको आपने लाइव मॉक टेस्ट के जैसा लेना है कि जो भी हम यहाँ पे सवाल देख रहे हैं उसको आपने वीडियो को पॉज करके कमेंट के अंदर आंसर लिख देना है, जिससे पता चलेगा कि आपको भी कि आपका प्रिपरेशन किस दिशा में चल रहा है, और जो कमी रहेगी फिर आप उसको सॉल्व कर सकते हो। और एंड में अगर आपको कोई और भी डाउट्स हैं आप कमेंट करिए, और उन चीजों के ऊपर हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसके ऊपर मैं एड्रेस करूंगा चीजें। ठीक है, सो दैट इज व्हाट वी आर डूइंग। सो आई गेस ये जो सवाल है ये हमने प्रीवियस सेशन में ही देखा था कि भाई जो प्रगति है उसको कहाँ किया गया था। सो इट इज गोइंग टू बी इन द एरिया ऑफ मेघालय, ठीक है, जहां पर ये एक मल्टीलैटरल एक्सरसाइज था। अगला जो रहेगा ये, विच स्टेट hosted a 5,400 crore renewable energy global place solar manufacturing process project launched in Anakapalli district इन अप्रैल 2026। क्या वो आंध्र प्रदेश में था, क्या वो तेलंगाना में था, क्या वो तमिलनाडु में था, क्या वो कर्नाटका में था? अब सवाल ये रहेगा कि अपने को नहीं पता अगर, तो अपने सोचेंगे कि चलो थोड़ा दिमाग लगाते हैं। तो उस टाइम पे दिमाग लगाएंगे तो यहाँ पर एक क्वेश्चन के अंदर एक चीट कोड दिया गया है कि अनाकापल्ली डिस्ट्रिक्ट। अब ये जो है ये नाम वैसे ही पता चल रहा है कि भाई ये साउथ इंडियन नेम है, बट साउथ इंडियन नेम है तो चारों के चारों स्टेट भी साउथ इंडियन है, तो वहां पर आपका लॉजिक खत्म हो जाता है। मतलब जब भी आप ऐसे चीज करें तो आप देख लें, अगर यहाँ पे ऑडमैन आउट होता या अगर तीन ऑप्शंस जो है नॉर्थ इंडियन होता या नॉर्थ ईस्ट नेम्स होते और एक और एक जो है साउथ इंडियन नेम होता, तो आप उस साउथ इंडियन नेम के साथ जा सकते थे। लेकिन वो लॉजिक जो है अब यहाँ पे नहीं लगेगा क्योंकि चारों के चारों साउथ इंडियन है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे सवालों के लिए अपने को वो चीज पता होनी चाहिए, एक्यूरेट फैक्ट पता होना चाहिए कि कहाँ पर वो चीज की गई है। तो इसका जो उत्तर रहेगा दैट इज गोइंग टू बी आंध्र प्रदेश। ठीक है, सो आंध्र प्रदेश जो है ये इस पर्टिकुलर सोलर मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट का जिसको अनाकपल्ली डिस्ट्रिक्ट के अंदर बनाया गया है। अब इसके तहत क्या किया जाएगा कि भाई जो भी सोलार क्या है, एक रिन्यूएबल एनर्जी है। रिन्यूएबल एनर्जी मतलब जो चीजें जो है रिन्यू हो सकती है बार बार, और वो जो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट है, अब इससे आपको संबंधित क्या करना है, जो भी आपने अभी तक करंट अफेयर्स में पढ़ा है कि भाई भारत का जो पंच अमृत है या भारत का इंटरनेशनल लेवल पे जो हमने बोला है कि हम हमारा एनर्जी प्रोडक्शन के अंदर सोलर एनर्जी का इतना कंट्रीब्यूशन करेंगे, तो वो सब डेटा आपके दिमाग में चलते रहना चाहिए। तो उसी उद्देश्य के तहत आंध्र प्रदेश ने ये कदम उठाया कि वो सोलर मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर ये कदम उठाएगी। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है आपको। अगला जो पॉइंट रहेगा दैट इज दी, कौन सा ऐसा वर्ष 2026 में माजे माझे गांव आरोग्य संपन्न गांव पहल के अंतर्गत कासा के अभियान किस राज्य ने शुरू किया? या इंग्लिश में पढ़ लें, विच स्टेट लॉन्च द कासा के कैंपेन अंडर द माझे गांव आरोग्य संपन्न गांव इनिशिएटिव। तो यहां पर देखिए, कभी भी अगर आपने इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ा
और अगर आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन समझ नहीं आया तो आप क्या करें, साइमल्टेनियसली आप हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ लें। और हिंदी ट्रांसलेशन जब आप पढ़ेंगे तो आप इस स्टेटमेंट को देखिए, क्या बोला जा रहा है, माझे गांव आरोग्य संपन्न गांव। माझं गांव म्हणजे काय, माझं गांव म्हणजे मराठी। हे लोक मराठी मध्ये बोलतात, मतलब ये मैंने अभी क्या बोला, मराठी में आपको बोला, ठीक है। तो अगर आपने, क्योंकि सोशल मीडिया पे इतने एक्टिव हैं तो आपको पता रहेगा ना कि भाई ऐसा अगर कोई बोल रहा है कि माझं गांव मी इकडून आहे, तो यहाँ से क्या पता चल जाएगा कि अरे भाई मराठी है। तो वो इंग्लिश में नहीं समझ आएगा, माझे गांव आरोग्य संपन्न गांव इंग्लिश में नहीं समझ आएगा, अगर हिंदी में पढ़ लोगे तो समझ आ जाएगा। और वहीं से आप ऑप्शन क्या टिक कर सकते हो, सीधा। तो पता भी नहीं है क्या है ये, लेकिन ये लॉजिक जो है अपन ने लगा लिया। तो एक्चुअल में जो के इनिशिएटिव है, कासा के इनिशिएटिव है, उसको महाराष्ट्र में स्टार्ट किया गया था। और ये जो है एक पब्लिक अवेयरनेस इनिशिएटिव है, जहां पर उद्देश्य ये है कि जो गांव है ना, वो गांव के अंदर जो हेल्थ के एसोसिएटेड चीजें हैं, सैनिटाइजेशन, रूरल डेवलपमेंट वगैरह, ये सब चीजों के ऊपर काम होगा, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, जिससे ये गांवों को क्या करना चाहते हैं, आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, स्ट्रेंथन बनाना चाहते हैं, डेवलप्ड बनाना चाहते हैं, ये है इनका उद्देश्य। अगला जो सवाल है, और ये सब हाई प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस है, देख रहे हो आप, हाई प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस भी अपने किस हिसाब से सॉल्व कर रहे हैं, इट इज लॉजिकली, आप इसको देखोगे ना, इट इज इजी, ठीक है। देन, in which Indian state did Shyam Metallics announce a 10,000 crore industrial investment plan in 2026? क्या उसे ओडिशा के अंदर बनाने का प्रस्ताव रखा गया, या क्या उसे झारखंड के अंदर बनाने का प्रस्ताव रखा गया, या क्या उसे छत्तीसगढ़ के अंदर, या क्या उसे बंगाल के अंदर? अब यहाँ पर देखिए, श्याम मेटालिक्स, यहाँ पे क्या आपका कोई लॉजिक लग पा रहा है क्या कि भाई श्याम मेटालिक्स एक कंपनी है, 10,000 करोड़ इन्वेस्ट करना उसको 2026 में, कहां पर करेगी? अब ये श्याम मेटालिक्स है तो मेटालिक्स की बात हो रही है, ठीक है। तो कुछ लॉजिक नहीं बैठ रहा है। तो यहाँ पर ऐसे सवालों के लिए अपने को नॉलेज होना चाहिए था, ठीक है। तो ये चीज याद रखना कि इसको कहाँ बनाने की बात करी जा रही है, वेस्ट बंगाल के अंदर, ठीक है। तो ये वन लाइनर के तहत आपसे पूछा जाएगा। अब श्याम मेटालिक्स, ठीक है, कहां पर बनाएगा ये? जमुरिया फैसिलिटी इन पश्चिम बंदरम डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, जहां जो है वेस्ट बंगाल वाले एरिया के अंदर। अगला जो आई एम सॉरी, अगला जो रहेगा वो ये वाला सवाल है कि जो कौन सा स्टेट ऐसा है जिसने 3000 मंथली अन्नपूर्णा स्कीम एंड फ्री बस ट्रैवल फॉर वुमेन इन मई 2026 लॉन्च किया, ठीक है। अब रिसेंटली आपने देखा होगा कि भाई इलेक्शंस कहाँ पे हो रहे थे, रिसेंटली इलेक्शंस हुए, और उस इलेक्शंस के दरमियान एक पर्टिकुलर स्कीम की बात करी गई थी, एंड दैट इज गोइंग टू बी व्हाट, दिस पर्टिकुलर स्कीम। तो ये अन्नपूर्णा स्कीम जो है ये दिया जाएगा वुमेन को ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट, और वो दिया कहाँ, और वो देगा कौन सा स्टेट? वो देने वाला है वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल का स्टेट ये चीज देगा, दैट इज 3,000 का प्रति महीना, ठीक है, वो दिया जाएगा। तो वेस्ट बंगाल के अंदर ये चीज है। अब एक और चीज मैं यहाँ पे बोलूंगा, ये इसके तहत एक और स्कीम का आप याद रखिए, दैट इज ये जो स्कीम है ना, अन्नपूर्णा स्कीम, ये रिप्लेस करेगा, इसके पहले एक स्कीम थी जिसको अपने कहते हैं लक्ष्मीर भंडार स्कीम, ये चीज को हटाएगा। तो आप देख सकते हो कि महिलाओं को बहुत ज्यादा बेनिफिट दिया जा रहा है भारत भर में, ठीक है। दिल्ली के अंदर फ्री मेट्रो ट्रैवल वगैरह है, बहुत सारे स्टेट्स के अंदर फ्री मेट्रो ट्रैवल्स, फ्री पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूटिलाइजेशन का महिलाओं को बेनिफिट दिया गया है, और उसी के तहत ये भी एक पर्टिकुलर चीज दी गई है। अब इसके अलावा अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया का जो सबसे पहला इंटीग्रेटेड इंडिया का जो सबसे पहला इंटीग्रेटेड मॉनिटरिंग पोर्टल फॉर एनएसक्यू एंड एनडीपीएस ड्रग्स, देखो नार्को एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस, ये है एनडीपीएस का फुल फॉर्म। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, ड्रग्स इन 2026, कौन से ऐसा स्टेट था जिसने सबसे पहली बार एक मॉनिटरिंग पोर्टल की शुरुआत करी ताकि वो ड्रग्स को मॉनिटर कर सके? तो क्या वो महाराष्ट्र है, क्या वो तमिलनाडु है, क्या वो गुजरात है, या क्या वो कर्नाटका है? तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या हो जाएगा, इट इज गोइंग टू बी कर्नाटका, क्योंकि कर्नाटका ने ही रिसेंटली ये चीज की शुरुआत करी
है। तो ये चीज आप याद रखना। अब इसको एक बार पढ़ना जरूरी है क्योंकि इधर से आपके कुछ सवाल बन सकते हैं ये एक्सप्लेनेशन में से। ठीक है, मैं थोड़ा साइड भी हट जाता हूँ, आप इसको पढ़ भी सकते हैं, बट मैं आपके लिए भी एक बार रीड कर दूंगा दैट, और इसमें से बता देता हूँ क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। दैट इज, कर्नाटका ने सबसे पहला इंटीग्रेटेड डिजिटल मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म की इसने शुरुआत करी है, सॉरी पोर्टल की शुरुआत करी है, जिससे वो ट्रैक करेगा नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी मेडिसिन एंड रेगुलेटिंग नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस। एंड इसको डेवलप किसने किया है? जो स्टेट है कर्नाटका स्टेट का फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने। और ये सिस्टम क्या करेगा, जो भी फार्मास्यूटिकल जो फार्मेसी के ऊपर, जो दवाइयों के ऊपर जो सर्वेलेंस है ना, उसको बढ़ाएगा और ड्रग सेफ्टी मैकेनिज्म्स को अच्छा बनाएगा, ताकि जो स्टेट के अंदर जो क्या बोलते हैं मेडिसिन वगैरह जो सेल की जाती है, उसका क्या लाइन ऑफ ऑर्डर है, कहाँ से आ रही हैं, प्रोक्योरमेंट कहाँ से हो रहा है, प्रोड्यूसर कौन है वगैरह, ये सब चीज़ों का मुआयना किया जाएगा, ताकि जो मेडिसिन है उसके अंदर कुछ हेरफेर ना हो और वो क्वालिटी की मेडिसिन रहे, ये चीज़ की गई है। इसके अलावा कौन सा स्टेट ऐसा पहला स्टेट होता है जो इम्प्लीमेंट करेगा अल्कोहल इन बेवरेजेस बेस्ड एक्साइज ड्यूटी इन मई 2026? वो कौन सा स्टेट है? क्या वो महाराष्ट्र है, या क्या वो तमिलनाडु है, या क्या वो कर्नाटका है, या क्या वो केरला होता है? तो इनमें से कौन सा ऐसा स्टेट है, ठीक है, जिसने अल्कोहल इन बेवरेजेस को का एक ड्यूटी लगाया हुआ है? तो यहाँ पर आप क्लियरली उस चीज को देख सकते हैं, क्या वो महाराष्ट्र है, तमिलनाडु, कर्नाटका या केरला? सो इट इज गोइंग टू बी वंस अगेन कर्नाटका। ठीक है, अल्कोहल इन बेवरेजेस मतलब आप ड्यूटी देख लीजिए, ड्यूटी मतलब क्या है? इट इज लाइक अ कस्टम्स ड्यूटी। ठीक है, अब जाहिर सी बात है स्टेट के पास क्या होता है कि हर एक जगह पे स्टेट जो है उसके पास एक अधिकार होता है कि वो जो है कुछ ऐसे पदार्थ होंगे जिसके ऊपर वो जो है टैक्स लगा सकती है। ठीक है, वो जो है वो ड्यूटी लगा सकती है, और वही ड्यूटी क्या किया गया है, यहाँ पर भी लगाया गया है। दैट इज, और ये चीज याद रखना, ये चीज याद रखना कि भाई कर्नाटका जो है ना, वो पहला ऐसा इंडियन स्टेट बना जिसने ग्लोबल लेवल पे जो चीज रिकॉग्नाइज करी जाती है, जिसको कहते हैं अल्कोहल इन बेवरेजेस बेस्ड एक्साइज ड्यूटी। मतलब जो बेवरेजेस, बेवरेजेस मतलब क्या, आज के टाइम पीरियड पे अपन जो भी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं, ठीक है, देन उसके अलावा जो इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स होते हैं, तो उन चीजों के ऊपर जो टैक्सेशन है ना, वो चीज किया गया है। सो द रिफॉर्म मार्क्ड अ मेजर शिफ्ट इन द लिकर टैक्सेशन बाय अलाउिंग producers to independently fix prices based on alcohol content and market conditions instead of government controlled pricing। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, एग्जाम में पूछा जाएगा, हाई प्रोबेबिलिटी है। The policy also streamlined Indian-made liquor categories into 8 distinct slabs through amendment to the Karnataka Excise Rules 1968। ये रूल्स भी याद रखना है कि कौन से रूल्स के तहत किया गया है। अब इसको इन लोगों ने इंट्रोड्यूस किया कहाँ पे? स्टेट बजट के अंदर। और ये इनिशिएटिव क्या करेगा? कंज्यूमर्स को और ज्यादा कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग देगा, ठीक है, और वो जो है अकॉर्डिंगली अपना चॉइस यूज कर सकते हैं। तो ये बस एक चीज आपने याद रखना है। इसके अलावा कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने रिसेंटली 51 इयर्स ऑफ स्टेटहुड को सेलिब्रेट किया ऑन May 16, 2026? अब जैसे आपको पता है, ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया कि जब भारत जो है 1947 में आजाद हुआ था, उस टाइम पे हमारे जो स्टेट्स थे दे वर डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज। ठीक है, मतलब पार्ट ए स्टेट, मतलब पार्ट ए, पार्ट बी, मतलब भारत के अंदर जो प्रोविंसेस थे ना, वो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी के अंदर डिवाइडेड थे। ठीक है, अब पार्ट ए जो था इट वाज द गवर्नर्स प्रोविंसेस, पार्ट बी जो था इट वाज द प्रिंसली स्टेट्स, पार्ट सी जो था इट वाज द चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस, एंड पार्ट डी के अंदर सिर्फ एक एरिया था जिसको अपने कहते हैं अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, ये आपका पॉलिटी का पार्ट है। अब इतने सारे कैटेगराइजेशंस किए गए थे और इन चारों पार्टों को जो है हटा दिया गया था बाय द टाइम पीरियड ऑफ 1956। आपने एक नाम सुना रहेगा जिसको अपने कहते हैं द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। मतलब भारत ने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के अंदर पास किया, जिसके तहत ये जो 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन, 4 तरीके का क्लासिफिकेशन ऑफ द प्रोविंसेस
आजादी के बाद जो था उसको हटा के भारत के अंदर सिर्फ दो ही क्लासिफिकेशन रखे गए, एक था स्टेट हुड, मतलब भारत के अंदर कौन से स्टेट रहेंगे, और दूसरा था यूनियन टेरिटरीज का। ठीक है, वो 1956 से आया। और इसी के बाद अलग अलग समयों पे अलग अलग जो स्टेट्स है ना उसको बनाया गया। जैसे अपन ने प्रीवियस सेशंस के अंदर देखा गुजरात एंड महाराष्ट्र, ठीक है, वो स्टेट्स बनाए गए हैं, है ना, 15वें और 16वें। सो वो वैसे ही अलग अलग स्टेट्स बनाए गए, छत्तीसगढ़ बनाया गया है, झारखंड बनाया गया है, तेलंगाना बनाया गया है। और ये जो स्टेट्स बनाए गए हैं इसको कौन से इससे बनाए, कौन से आर्टिकल से बनाए गए? सो दो दो आर्टिकल्स होते हैं, एक होता है आर्टिकल 2 एंड एक होता है आर्टिकल 3। जो आर्टिकल 2 होता है भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का, अगर कोई भी ऐसा एक एरिया जो भारत का पार्ट नहीं है लेकिन उसको बाद में एक स्टेट का दर्जा दिया जाता है भारत के तहत, तो वो आर्टिकल 2 के तहत दिया जाता है। लेकिन जो ऑलरेडी भारत का स्टेट है, भारत का अंग है, लेकिन उसके अंदर कुछ कैटेगराइजेशन किया जाता है तो और एक नया स्टेट बनाया जाता है, तो उसको आर्टिकल 3 के तहत किया जाता है। मतलब उदाहरण दे देता हूं, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। तेलंगाना पहले किसका भाग था? आंध्र प्रदेश का भाग था, लेकिन बाद में तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से अलग किया गया ना, और आंध्र प्रदेश तो भारत का ही भाग था। तो उसको कौन से आर्टिकल के तहत किया गया? तो दैट इज आर्टिकल 3 के तहत किया गया। ठीक है, तो ऐसे करके आजादी, और आज के टाइम पीरियड पे अपने पास कितने स्टेट्स हैं? 28 स्टेट्स हैं एंड 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। उस टाइम पीरियड पे 14 स्टेट्स थे, अब 28 है। तो यहां से यही अपने को पता चलता है कि हर एक स्टेट का जब वो बना रहेगा वो अपना नेशनल, वो अपना स्टेट हुड डे सेलिब्रेट करेगा। तो यहाँ पर 54 इयर्स किसको हुए? इट इज सिक्किम। ठीक है, तो ये कंसेप्ट था जिसको समझना था। तो सिक्किम ने रिसेंटली क्या किया? सेलिब्रेट किया। मैंने आपको बताया था सिक्किम जो है पहले उसके ऊपर रूल कौन करता था? चोगियल डायनेस्टी। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि भाई आजादी के बाद सिक्किम भारत का पार्ट बना, लेकिन उसको इंटरनल ऑटोनॉमी दी गई। एंड जो बड़े बड़े मसले थे, दैट इज कम्युनिकेशन, डिफेंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, वो भारत सरकार को दिया गया। लेकिन पुलिस, देन इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस, स्टेट को कैसे फंक्शन करना चाहिए, वो सब का प्रावधान जो था, ऑटोनॉमी जो था, पावर जो था, वो सिक्किम को ही दिया गया। लेकिन कुछ समय के बाद जो सिक्किम के लोग थे वो लोग त्रासित हो गए थे, परेशान हो गए थे। जो प्रिंसली रूलर्स थे, जो डायनेस्टी था, जो राजशाही था, उससे परेशान हो गए थे और उन लोगों ने मोर्चे हाथ में ले लिए। मतलब वो प्रोटेस्ट करने लग गए। और यही प्रोटेस्ट को मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार ने फिर एक कदम उठाया कि उन्होंने बोला कि भाई सिक्किम पूर्ण रूप से भारत का अंग बनेगा, मतलब अब सिक्किम एक स्टेटहुड बनेगा। ठीक है, तो वो एक चीज करी गई थी यहाँ पे। ठीक है, तो दैट इज देयर। अगला जो है कि भाई कौन सा ऐसा स्टेट है जो सबसे पहला भारत में कंप्लीट किया ऑल प्रायोरिटी एरियाज अंडर बोथ फेज 1 एंड फेज 2 ऑफ द कंप्लायंस रिडक्शन एंड डीरेगुलेशन इनिशिएटिव इन मई 2026? तो क्या वो असम है, क्या वो मेघालय है, क्या वो त्रिपुरा है, या क्या वो मणिपुर है? ठीक है, क्या वो त्रिपुरा है या क्या वो मणिपुर है? ठीक है, तो अब यहाँ पे ये तो एक फैक्ट है, इसको आप कुछ नहीं कर सकते। तो इसका उत्तर जो रहेगा इट इज गोइंग टू बी त्रिपुरा। ठीक है, सो इसका उत्तर है इट इज त्रिपुरा। तो दिस इज देयर। एक बार आप तब तक इसको पढ़ लीजिए। अलजब्स मैं बस पानी पी लेता हूँ थोड़ा। ठीक है, तो आप लोग बस इसको एक बार पढ़ लीजिए। कंक्लूजन्स गाइज जो मैंने यहाँ पर आपके लिए लिखे हुए हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो भी चीजें मैंने लिखी हुई है ना, जो भी चीजें मैंने लिखी हुई हैं ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि यही चीजें क्या करेंगे ना, आप सोचते रहोगे कि ये क्या है। तो ये इसके लिए ही ऐड किया गया है क्योंकि एग्जाम जो है ना इसके अंदर से भी सवाल बना देगा और आपको इतना ज्यादा पढ़ना नहीं है। आपको बस एक साइड पे मैं हो जाता हूँ, जब हो जाता हूँ तो आपको बस क्या करना है, वीडियो को पॉज कर लेना और आपको इसको पढ़ लेना है। समझ रहे हो? तो ये चीज आपको थोड़ा ध्यान में रखनी है। अगला जो है, कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने मेरी रसोई योजना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये,
मेरी रसोई योजना इन मई 2026 को लॉन्च किया, जिसका काम होगा टू डिस्ट्रीब्यूट फ्री न्यूट्रिशनल फूड किट्स टू द पुअर फैमिलीज। क्या हरियाणा है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है या पंजाब है? ठीक है, पॉज करके इसको आप आंसर दीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पंजाब। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा पंजाब। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये एक स्कीम की शुरुआत करी गई थी और इसका मेन मकसद क्या है, एक बार इसको पढ़ लेते हैं। द स्कीम एम्स टू प्रोवाइड फ्री न्यूट्रिशनल किचन किट्स फॉर नियरली 3 months टू नियरली 40 लाख इकोनॉमिकली वीकर फैमिलीज। ये डेटा इंपॉर्टेंट है। 3 महीने के लिए आपको दिया जाएगा और 40 लाख जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनको ये चीज दिया जाएगा। तो ये चीज आपने क्या करना है, ध्यान रखना है। अब इसके बाद आते हैं अपने कहाँ पे, मीडियम प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन पे। ठीक है, मैं लो प्रोबेबिलिटी नहीं कहूंगा क्योंकि लो प्रोबेबिलिटी करने का तो मतलब ही नहीं होता ना। ठीक है, तो मीडियम प्रोबेबिलिटी के ऊपर अपने रहते हैं। तो इन विच स्टेट वॉज भिमनदली इको हेरिटेज साइट इनॉग्रेटेड इन May 2026? भिमनदली, नाम से जाइए, नाम से जाइए और नाम से आपको क्या लग रहा है कि भाई ये सदर्न नेम है कि ईस्टर्न नेम है कि नॉर्दर्न नेम है कि ये सेंट्रल नेम है? मतलब क्या है ये भिमनदली? तो अगर आप नाम से जाएंगे, ऑल्दो ये आपको पता होना चाहिए था, फैक्ट था, बट अगर पता नहीं रहेगा तो आप नाम से, अगर आप इंडिया लेवल पे अगर आपने घूमा हुआ है, अगर आप जान रहे हैं या आपकी बात होते रहती है, आपके दोस्त हैं, तो आपको उधर से कुछ नाम के जो है ना चीजें पता रहेंगे। मतलब मुद्दा क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे भारत के भाषाएं जो है ना वो सिमिलर है। दैट इज, अगर आप हिंदी और भोजपुरी देखें तो सिमिलर है, गुजराती और मराठी देखें तो थोड़ा बहुत सिमिलर है। ठीक है, आप साउथ इंडियन लैंग्वेजेस ले लीजिए, ऑल्दो वो माइनर लेवल पे अलग हैं, बट अगर सिमिलैरिटी लेवल पे देखें तो सिमिलर भी हैं। जो केरला का व्यक्ति रहेगा, अगर वो किसी तमिल व्यक्ति को बात करते हुए सुन रहा है तो थोड़ी बहुत चीजें तो वो समझ जाएगा। वैसे ही जो कर्नाटका का व्यक्ति रहेगा, जो कन्नड़ का व्यक्ति रहेगा, कन्नड़, वो अगर तमिल वाले को बोलते हुए सुनेगा तो थोड़ी बहुत चीजें वो समझ लेगा। तो क्या, क्यों ऐसा है? क्योंकि वो सिमिलैरिटी है। तो अगर आप वो चीज से थोड़ा कोरिलेट कर सकते हो तो बात ही अलग है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा कि भाई भिमनदली इको हेरिटेज साइट जो है उसकी शुरुआत करी गई है कहाँ पे, उड़ीसा के अंदर उसकी शुरुआत करी गई है। ठीक है, तो ये भिमनदली का जो साइट है ना ये है। अब ये जो साइट है ये कहाँ पर है, ये याद रखना, ये संबलपुर में है जो कि उड़ीसा के अंदर है, जिसकी शुरुआत धर्मेंद्र प्रधान जो कि यूनियन मिनिस्टर है उन्होंने करी। और ये जो भिमनदली इको हेरिटेज साइट है ये कहाँ पर पाया जाता है, नक्ती द्यूल फॉरेस्ट रेंज के तहत इसको देखा जाता है। और ये जो एरिया था ये एक नियोलिथिक पीरियड का ह्यूमन सेटलमेंट भी है। नियोलिथिक पीरियड अगर आपको याद रहेगा तो बहुत सारे ऐसे स्टोन एजेस हैं, ठीक है, स्टोन एज पीरियड्स हैं जिसके बारे में आपने जानते हैं, दैट इज पेलियोलिथिक, ठीक है, मीसोलिथिक एंड नियोलिथिक एंड चैल्कोलिथिक। ये चीज आपको पता रहेगी। ठीक है, ऑल्दो ये चीज यहाँ के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आपसे स्टेटमेंट वाइज कभी पूछ लिया कि भाई ये 4 ऑप्शन में से भिमनदली इको हेरिटेज साइट के बारे में कौन सा सही है, तो उस टाइम पे ये जो मैंने लिखा है ना ये काम आएगा आपके। अच्छा, अगला जो है, कौन सा ऐसा स्टेट गवर्नमेंट है जिसने सिंगापेन स्पेशल टास्क फोर्स लॉन्च किया टू स्ट्रेंथन वुमेन सेफ्टी मेजर्स? क्या वो कर्नाटका है, केरला है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है? अब यहाँ पे देखिए ये नाम, ये क्या है, साउथ इंडियन नेम है। अपने आप ही पता चल रहा है कि भाई ये साउथ इंडियन नेम है, लेकिन यहाँ पे चारों के चारों ऑप्शन क्या है, साउथ इंडियन ही है। तो जब चारों के चारों ऑप्शन साउथ इंडियन है तो यहाँ पे आप क्या देख सकते हो, ये पता होना चाहिए था। तो सिंगापेन जो है इसको शुरुआत करने वाला जो स्टेट है दैट इज गोइंग टू बी तमिलनाडु, क्योंकि वुमेन सेफ्टी इज एन अल्टीमेट थिंग जिसको करना चाहिए। एंड इसीलिए यहाँ पे इसकी शुरुआत करी गई है, एक स्पेशल टास्क फोर्स की शुरुआत करी गई है जो महिलाओं के कंप्लेंट्स पे तुरंत कार्यवाही करेगी और जस्टिस पे लेके आएगी जो भी लोग वहां पे ऐसे हरकतें कर रहे हैं वो लोग। ठीक है, अगला जो रहेगा दैट इज, कौन सा ऐसा इंडियन स्टेट है जिसने 0%, कौन सा ऐसा इंडियन स्टेट है जिसने 0% प्राइमरी स्कूल ड्रॉप आउट
ठीक है, उसने अचीव करा है 2024-2025 में along with major improvements in enrollment and transition metrics। अब अगर आप ये पॉइंट देखोगे तो प्राइमरी स्कूल ड्रॉप आउट जो है, जो बच्चे प्राइमरी स्कूल्स में भी नहीं जाते हैं या जाते हैं और बीच में छोड़ देते हैं, जनरली अपने को लगेगा कि ये चीजें जो है अर्बन एरियाज के अंदर इतनी नहीं होती होंगी, क्योंकि अर्बन एरियाज में लोग एजुकेशन का इंपॉर्टेंस जानते हैं और वो लोग एजुकेशन लेते हैं, तो वो स्कूल बीच में क्यों ही छोड़ के जाएंगे, ऐसा अपने सोचते होंगे। और रूरल एरियाज के अंदर लोगों के पास पैसा नहीं होता, तो वो लोग जो है स्कूल वगैरह छोड़ेंगे, काम करेंगे, ठीक है, लेबर मजदूरी करेंगे, यही चीज अपने सोचेंगे। और अगर यहाँ पे अगर महाराष्ट्र दिया गया होता तो आई एम डैम श्योर कि मेजोरिटी बच्चे जो है महाराष्ट्र चुनते, या गुजरात दिया गया रहता तो गुजरात चुनते भाई, लेकिन यहाँ पे उल्टा ड्रॉप आउट रेट ज्यादा है, ठीक है। बट ये चारों के चारों जो स्टेट्स हैं ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे ट्राइबल लोग होते हैं, ठीक है, यहाँ पे रूरल जो लोग हैं वो कंपेरेटिवली ज्यादा है, रूरल लोग ज्यादा है। सो चारों के चारों ऑप्शन क्या है, रूरल है। अब इसमें से आपको चुनना है कि कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ पे प्राइमरी स्कूल ड्रॉप आउट रेट कम है और जहाँ पे स्कूल एनरोलमेंट में भी अच्छी बढ़ोतरी अपने को देखने को मिली है। तो वो जो चीज है वो अपने को कैसे पता चलेगी, दैट इज गोइंग टू बी द स्टेट झारखंड, ठीक है। सो झारखंड आपने देखा होगा कि थोड़ा बैकवर्ड है, बट येट यहाँ पे आपको ये एक चीज देखने को मिली होगी, तो स्कूल ड्रॉप आउट रेट जो है यहाँ पे कम है। ऑलराइट, सो एक और टर्म होता है दैट इज गोइंग टू बी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, मतलब कितने बच्चे स्कूल के अंदर एनरोल कर रहे हैं, ठीक है। सो वो होता है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। अगला जो रहेगा, कौन सा ऐसा स्टेट है जो टॉप परफॉर्मिंग स्टेट बना हुआ है अंडर दी पीएम 2.0 हाउसिंग कंपोनेंट्स। पीएमयू मतलब क्या होता है, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, ठीक है, जहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सरकार का ये उद्देश्य है कि जो भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस होते हैं, इन सेक्शंस को जो है ना सरकार जो है वो घर बना के दे, और उसको अपने कहते हैं आवास योजना। अब ये अर्बन वाला जो होता है, इट इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ये मंत्रालय है जो इस आवास योजना को देखती है। तो ये जो आवास योजना है इसके अंदर जो टॉप परफॉर्मिंग स्टेट है वो कौन है, यहाँ पर अपने को वो देखना होता है, ठीक है। तो क्या वो गुजरात है, क्या वो उड़ीसा है, क्या वो महाराष्ट्र है, या क्या वो कर्नाटक है। अब यहाँ पर भी आप देखोगे तो हाउसिंग कंप्लीशन, मतलब अभी मैंने आपको बोला ये वीकर सेक्शंस के लिए हाउसिंग की बात हो रही है, तो जब वीकर सेक्शंस के हाउसिंग की बात हो रही है यहाँ पे, तो मतलब कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने जल्दी जल्दी इसको बनाया है। जल्दी जल्दी बनाने के लिए पैसा भी तो होना चाहिए ना, रुपया होना चाहिए उस स्टेट के पास, और रुपया कौन से स्टेट के पास होगा, जो स्टेट इंडस्ट्रियल वगैरह ऐसी रहेगी, जिस स्टेट के पास थोड़ा अर्बन अर्बन एरिया ज्यादा रहेगा, पैसा ज्यादा रहेगा, वही स्टेट के पास पैसा ज्यादा रहेगा। अब यहाँ पे आप बोलोगे कि भाई पैसा ज्यादा कहाँ पे है, पैसा ज्यादा तो महाराष्ट्र में है, पैसा ज्यादा गुजरात में है, कर्नाटका में, और सबसे कम पैसा उड़ीसा में, क्योंकि उड़ीसा के अंदर ट्राइबल लोग ज्यादा है, रूरल एरिया ज्यादा है, अपन यही सोचेंगे, है ना। लेकिन इसका इसका जो है प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा से इतना ज्यादा लेना देना नहीं है, क्योंकि ये जो है सेंट्रल लेवल स्कीम है जिसके अंदर स्टेट्स का भागीदारी होता है, मतलब सेंटर इसमें देख रही है, ठीक है, सेंटर का भी रोल प्ले है। तो ये अपने को इतना दिमाग नहीं लगाना है ऐसे सवालों पे, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको एक माइंडसेट बता रहा हूँ कि जो एक बच्चा जनरली सोचता है, तो वो माइंडसेट इतना अपने को नहीं लगाना, नॉर्मली अपने को सोचना है, ठीक है। तो इसके लिए अपने को पता होना चाहिए था, तो इसका आंसर जो रहेगा उड़ीसा रहेगा। तो जो एक नॉर्मल बच्चा सोच रहा है कि शायद गुजरात हो सकता था, लेकिन उसका विपरीत हुआ, जो स्टेट कंपेरेटिवली बैकवर्ड लगता है वो स्टेट यहाँ का टॉप परफॉर्मर है, जिसने बहुत ज्यादा लेवल पे प्रधानमंत्री आवास योजना के कंस्ट्रक्शन किए और एलोकेशन किए, ठीक है। तो उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा इज देयर, जहाँ पे 24,000 घर सैंक्शन किए गए थे इन द प्रधानमंत्री अर्बन आवास योजना अर्बन 2.0, ठीक है। तो ये एक चीज है। अगला जो है, कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने एक लमसम ट्रैफिक चालान सेटलमेंट स्कीम 2026 की शुरुआत की। बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपके बन सकते हैं, इसके ऊपर सवाल बन सकता है बराबर से, मैं बोल रहा हूँ आपको। क्या वो बिहार है,
क्या वो उड़ीसा है, क्या वो राजस्थान है, या क्या वो गुजरात है? मतलब जाहिर सी बात है, आपको अब आप खुद सोचो लमसम, मतलब मान लेते हैं कि 5 टाइम पे मेरे चालान कटे, और वो चालान जो है मान लेते हैं 1000 रुपए के चालान है, तो ये 5000 का चालान हो जाएगा। ठीक है, टोटल 5 बार 1000 के चालान कटे मेरे। अब मेरे पास अगर पैसा है तो 5000 भरने में कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। अब पैसा जनरली कहाँ पे होता है, जो स्टेट्स इंडस्ट्रियलाइज होते हैं। ठीक है, दैट इज आप यहाँ पे ले लो, गुजरात जो है वो इंडस्ट्रियलाइज्ड है, उसके लोगों के पास पैसा है, तो अगर चालान आ रहा है तो भाई पैसा तो भरेगा, वो इवेड इतना नहीं करेगा, वो चालान को बाईपास नहीं करने का कोशिश करेगा। ठीक है, या वो छुपेगा नहीं, इंडिविजुअल्स वो पैसा दे देगा क्योंकि उनको काम करना है। राजस्थान में भी पैसा है, लोगों के पास पैसा है। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी है, उड़ीसा के अंदर भी लोगों के पास पैसा है, तो वो वहां पे काम करना है। अब यहाँ पे देखो, रूरल एरियाज यहाँ पे होते हैं ये तीनों के अंदर, बट अर्बन एरिया कंपेरेटिवली ज्यादा है, वेर एज बिहार के अंदर जो है ना कंपेरेटिवली रूरल एरिया ज्यादा है। एंड ऐसा नहीं है कि बिहार के लोगों के पास पैसा नहीं है, पैसा बहुत है। ठीक है, बिहार के लोग अच्छे भी हैं, अकाउंटेबल भी हैं, लेकिन कंपेरेटिवली जो अर्बनाइज्ड एरिया है ना वो नहीं है, तो अपॉर्चुनिटीज इतने नहीं है, तो पीपल डू नॉट वांट टू शेल मनी। लोग जो है पैसा जो है ना वो ऐसी चीजों पे व्यर्थ नहीं करना चाहते, तो इसके लिए सरकार ने सोचा कि भाई कौन सा ऐसा स्कीम लाया जाए कि भाई अगर कोई व्यक्ति है उसको उसके ऊपर 5 चालान कटे हुए हैं, तो भाई तुम है ना एक काम करो, तुम है ना एक ही बार 2500 भर दो। ठीक है, और तुम्हारे सारे चालान माफ। तो वो जो स्टेट है इट इज बिहार, जिसमें एक ही बार का खत्म करवाई। तो ये जो लमसम ट्रैफिक चालान सेटलमेंट है ना, ये चीज को किया गया है कहाँ पे, बिहार के अंदर। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा आप, अदरवाइज वरना अगर आपको पता है कि अगर चालान अगर आपने नहीं भरा है तो कोर्ट जाना पड़ता है। ठीक है, तो वो एक चीज है जिसको आपको याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर आप इसको पढ़ भी सकते हो, पॉज कर लीजिए और आप इस चीज को पढ़ सकते हो। ठीक है, देन जो अगला आएगा, ठीक है, जो अगला यहाँ पर आप देख रहे हो सवाल, दैट इज कौन सा ऐसा स्टेट है जो प्रीमियम फ्रूट हब बना अकॉर्डिंग टू द फ्रूट होराइजन 2026 कॉन्फ्रेंस, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब या कर्नाटका? तो इसका उत्तर जो रहेगा ना साथियों, ये रहेगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये रहेगा उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत सारे हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स, हॉर्टिकल्चर मतलब जो फ्रूट्स वगैरह जो कमर्शियल लेवल पे आप उसको बेच सकते हो, वो चीजें बहुत ज्यादा लेवल पे प्रोड्यूस हुई है यहाँ पे यूपी के अंदर। तो ये जो अपन देख रहे हैं ना कि फ्रूट के अंदर इन लोगों का यूपी के अंदर बहुत ज्यादा होता है, दैट इज प्रीमियम फ्रूट हब यूपी के अंदर बहुत ज्यादा हुआ है। ठीक है, आप इसको पॉज करके आप एक बार पढ़ भी सकते हो। ठीक है, सो दिस इज वन थिंग। अगला जो रहेगा कि इन विच स्टेट, कौन सा ऐसा स्टेट है, मतलब मार्च 2026 में कोल इंडिया लिमिटेड ने 100 मेगावाट का सौर ऊर्जा मतलब सोलर एनर्जी सोलर एनर्जी संयंत्र किस राज्य में चालू किया है? मतलब सोलर एनर्जी प्लांट कौन से राज्य में चालू किया है? क्या वो राजस्थान है, क्या वो गुजरात है, क्या वो महाराष्ट्र है, क्या वो कर्नाटका है? अब आप खुद सोचिए, सोलर एनर्जी ज्यादा कहाँ होगी? ठीक है, सोलर एनर्जी ज्यादा कहाँ होगी? क्या वो कर्नाटका में होगी? नहीं। महाराष्ट्र में होगी? नहीं। या तो वो राजस्थान या तो गुजरात, क्योंकि यही है ना जहां पे धूप ज्यादा पड़ती है। ठीक है, तो इन दोनों में से कहाँ पड़ेगी, दैट इज द क्वेश्चन। तो या तो राजस्थान या तो गुजरात में इन लोगों ने ये चीज सेटअप की रहेगी। तो एंड में अगर मैं आता हूँ तो इन्होंने कहाँ सेटअप किया है, गुजरात के अंदर ये चीज को सेटअप करा हुआ है। ठीक है, गुजरात के अंदर ये चीज को कोल इंडिया लिमिटेड ने गुजरात के अंदर इस पर्टिकुलर चीज को सेटअप किया। अब कोल इंडिया लिमिटेड के बारे में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये एक महारत्ना सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है। ठीक है, पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, मतलब मेजॉरिटी जो है पब्लिक के पास है एंड कुछ लेवल का स्टेक जो है वो गवर्नमेंट के पास है। अब यहाँ पे महारत्ना, महारत्ना, नवरत्ना एंड मिनी रत्ना, ये जो है ना कैटेगरीज जो होती है वो कंपनी के टर्नओवर, कंपनी के प्रॉफिट
और कंपनी के साइज के हिसाब से उनको कैटेगरीज दिया जाता है। महारत्ना सबसे बड़ा है, ठीक है, महारत्ना। तो कोल इंडिया लिमिटेड बहुत बड़ा है। इन लोगों ने गुजरात के अंदर ये चीज एस्टेब्लिश करने की बात करी थी, ठीक है। सो दिस इज वन अनदर एस्पेक्ट। इसके अलावा कौन सा ऐसा स्टेट है, इन विच स्टेट हैज द कैबिनेट अप्रूव्ड द डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू शिप रिपेयर फैसिलिटी एट द वडिनार? क्या वो गुजरात में है, महाराष्ट्र में, केरला में है या तमिलनाडु में? अब यहाँ पर अगर आपने देखा रहेगा तो वडिनार पोर्ट, ठीक है, वडिनार पोर्ट आपने नाम सुना रहेगा। अगर नहीं सुना तो कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स में आपने पढ़ा होगा। तो वडिनार जो होता है ना, वो अपने आप में ये जो एरिया है इट इज देयर इन गुजरात। वडिनार का जो एरिया है वो गुजरात के अंदर आता है। तो यहां से उसी से ही ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो जाएगा और ये बन जाएगा क्या, दैट इज गुजरात, ठीक है। सो इट इज गोइंग टू बी गुजरात। अब ये जो शिप रिपेयर फैसिलिटी है, देखो जो इंडिया का शिप का जो ब्रेकिंग फैसिलिटी होता है ना, वो भी सबसे बड़ा गुजरात के अंदर ही है। मतलब आपने एक एरिया शायद सुना होगा, दैट इज नोन एज अलंग। अलंग जो है ये भी गुजरात में है। दैट इज कोई भी शिप का एक एक्सपायरी डेट भी तो होता है ना। अब वो जो एक्सपायरी डेट होगा उस टाइम पीरियड पे वो शिप को एक ब्रेकिंग एरिया के अंदर लेके आ जाता है, दैट इज अलंग। और अलंग के अंदर वो शिप को डिसमेंटल किया जाता है और उसको इफेक्टिवली यूटिलाइज किया जाता है। तो ब्रेकिंग फैसिलिटी भी कहाँ पे है, गुजरात के अंदर। तो ये भी चीज याद रखना, ठीक है। इसके अलावा ये चीज तो अपन ने अभी जस्ट देख लिया है कि भाई ये वडिनार जो कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है उन्होंने अप्रूव किया द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू शिप रिपेयर फैसिलिटी एट वडिनार इन गुजरात ऑन May 5, 2026. The project will be jointly implemented by Deen Dayal Port Authority and the Cochin Shipyard Limited with an investment of 15,070 crore. ठीक है, with an investment of 15,070 crore. The facility is planned as a brownfield infrastructure project and will include advanced repair facilities such as floating dry docks, marine workshops, and long jetty. It is expected to strengthen India's maritime infrastructure, improve ship repair capacity for larger vessels. तो मतलब ये चीज बस आपको याद रखनी है, ठीक है। एक बार आप गो थ्रू कर लेंगे तो आपको वो माइंड में रहेगा, ठीक है। 100% आपको याद रखने की वो उस चीज को जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने ऑफिशियली ये डिक्लेयर किया कि भाई वो फर्स्ट पेपरलेस जुडिशरी स्टेट बनेगा? मतलब जुडिशरी के अंदर भी अपन ये चीज करने का कोशिश कर रहे हैं ना कि जो पेपरलेस अपने हो जाए, ठीक है, मतलब डिजिटल हो जाए। क्योंकि आजकल हर एक जगह पे अपने डिजिटलाइजेशन को प्रमोट कर रहे हैं। तो वैसे ही कौन सा ऐसा स्टेट है जो जुडिशियरी को पेपरलेस करने का प्रयास में है एंड इट इज द फर्स्ट स्टेट? क्या वो असम है, क्या वो मेघालय है, क्या वो आंध्र प्रदेश है, या क्या वो सिक्किम है? सो इसका उत्तर जो रहेगा वो सिक्किम रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जब अपने को इतना डिटेल में नहीं जाना है, बस अपने को पता होना चाहिए कि कौन सा ऐसा स्टेट है। तो एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए तो वो आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी देयर, सिक्किम इज गोइंग टू बी देयर। अब जैसे प्रीवियस सेशन में अपन ने एक स्टेट की बात करी थी, इस सेशन में, पिछले सेशन में मध्य प्रदेश की बात करी, इस सेशन में अपने क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग ऑन राजस्थान, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो राजस्थान के ऊपर आपसे एग्जामिनेशन में बन सकते हैं, तो उसके ऊपर अपने यहाँ पे क्या करेंगे, बातचीत करेंगे, ठीक है। सो दैट इज गोइंग टू बी देयर। अब सबसे पहला जो सवाल है कि भाई राजस्थान को जो कैपिटल है वो क्या है? अब यहाँ पे अजमेर आप एलिमिनेट कर सकते हो, ऐसे ही नाम से ही पता चल जाएगा कि और अंदर से ही पता चला, क्योंकि अजमेर का आपने इतना ज्यादा नाम सुना नहीं है, सिर्फ कुछ चीजों के लिए सुना, बट इतना ज्यादा नहीं सुना, तो अजमेर नहीं होगा। जोधपुर नहीं, ठीक है। एंड में बच जाता है उदयपुर एंड जयपुर, ठीक है। बट यहाँ पर आपको ये चीज पता चल जाएगा दैट जयपुर इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान, ठीक है। अगर आप राजस्थान के नहीं है तो ये चीज याद रखिए कि भाई जयपुर जो है इट इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान। जयपुर को एक नाम से नवाजा जाता है विच इज नोन एज द पिंक सिटी, जिसको सवाई जयसिंह ने बनाया था, ठीक है। जयपुर को सवाई जयसिंह ने बनाया था। इसको यूनेस्को का खिताब भी दिया गया है। अगला जो है कि भाई कौन सा स्टेट एनिमल है राजस्थान का? क्या वो डेजर्ट फॉक्स है, नीलगाई है, चिंकारा है, या ब्लैक बक है? बहुत सारे मेरे विद्यार्थी मित्रों
यहाँ पर डेजर्ट फॉक्स को चुनेंगे, क्योंकि राजस्थान एक रेगिस्तान है और रेगिस्तान में डेजर्ट फॉक्स होगा, ऐसा हम सोचेंगे। और कभी कभी एग्जामिनेशन भी खेलेगा आपके साथ और वो देखेगा, वो जानबूझ के ऐसे सवाल बनाएगा, तो उस टाइम पे सोचना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये फैक्ट है, इसको याद रखना। तो राजस्थान का जो स्टेट एनिमल है दैट इज गोइंग टू बी व्हाट, दैट इज गोइंग टू बी चिंकारा, ठीक है, जिसको इंडियन गजेल भी कहा जाता है। अब इसके बाद व्हाट इज गोइंग टू बी द स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान? क्या वो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, क्या वो सैरस क्रेन है, क्या वो पीकॉक है, क्या वो डिमाइसल क्रेन है? अब आप देखेंगे तो सैरस क्रेन मतलब वो वाला बर्ड है जो जिसका नेक बड़ा होता है और जो वेटलैंड्स या पानी छोटे मोटे जो स्वाम्पी वाटर्स होते हैं ना वहाँ पे रहता है और मछलियाँ पकड़ते रहता है। तो क्या आपको लगता है राजस्थान में ऐसे बर्ड्स रहेंगे क्या? नहीं, वो जनरली जहाँ पे हरियाली वगैरह रहती है वहाँ पे होते हैं क्रेन्स। क्रेन्स मतलब वो वाले बर्ड्स जो फिश पकड़ते हैं, तो वहीं से ये चीज़ आपका निकल जाएगा। पीकॉक भी आपको पता है हरियाली भरियाली में रहते हैं, ठीक है। तो एट द एंड बच क्या जाता है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एक क्रिटिकली एंडेंजर्ड बर्ड की स्पीशीज है जो राजस्थान में ही पाए जाते हैं, जिनको आज के टाइम में डिक्लाइन हो रहा है इनका पॉपुलेशन। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है वो राजस्थान का स्टेट बर्ड कहलाता है, ठीक है। अगला जो है कुंभलगढ़ फोर्ट। पहले सेशन में अपन ने शायद इसके बारे में बात करा था। रिसेंटली इन द न्यूज इज फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? क्या वो भारत का सबसे बड़ा फोर्ट है? क्या वो सेकेंड लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस वॉल है इन द वर्ल्ड? क्या वो हाईएस्ट फोर्ट है इन इंडिया? या क्या वो ओल्डेस्ट फोर्ट है इन राजस्थान? अगर आपको पहला वाला सेशन ही याद रहेगा, अपन ने कुंभलगढ़ फोर्ट के बारे में बात किया था कि भाई यूनेस्को ने अभी इसको रिकग्नाइज किया हुआ है, ठीक है। एंड वो किस लिए रिकग्नाइज किया है? क्योंकि द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस वॉल ऑफ द वर्ल्ड इज ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, लेकिन यहाँ पर द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस वॉल इन इंडिया आफ्टर ग्रेट वॉल ऑफ चाइना कौन सा आता है? कुंभलगढ़ फोर्ट। सो इसका आंसर होगा बी, ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी दी आंसर। ये चीज अपन पहले ही सेशन में भी देख चुके हैं और ये आपको याद रखना है, एग्जाम में आपसे सवाल बनाएंगे ये लोग, ठीक है। अब यहाँ पर जो अगला सवाल, अगर आपको ये याद रहेगा दैट इज डंडे वाला, जो डंडे वाला फील्ड है उसके ऊपर भी अपन ने पहले एक सवाल देखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो डंडे वाला फील्ड है इसके ऊपर यहाँ पे आपसे सवाल बनाया जा रहा है। तो यहाँ पे सवाल पहली बात तो है क्या? तो कौन सा ऑयल इंडिया लिमिटेड जो है उसने रिसेंटली डिस्कवर किया है एक न्यू गैस बेयरिंग जोन इन द डंडेवाला फील्ड लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो इसको कहां पर है? इट इज गोइंग टू बी इन द जैसलमेर। अगर आपने पहला वाला सेशन देखा है तो आपको पता रहेगा कि अपन ने ये चीज को क्या किया था, डिस्कस किया था उस पॉइंट ऑफ टाइम पीरियड पे, ठीक है। तो ये एक चीज हो गया आपका जैसलमेर, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन इज विच रिवर इज नोन एज द लाइफलाइन ऑफ राजस्थान? क्या वो चंबल है, लूनी है, बनास है या माही है? कमेंट करके आप इसका उत्तर बताएंगे, ठीक है। तो इसका उत्तर रहेगा क्या? चंबल। इसका उत्तर रहेगा चंबल, ठीक है। और ये है आज का लास्ट क्वेश्चन जिसका उत्तर आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो इस सेशन के लिए अपने क्या करेंगे, बस इतना ही रखेंगे और इसका उत्तर बताना है हाँ कमेंट करके। तो आपने अभी तक जो सेशंस देखे हैं उसके अंदर आपको एक चीज एहसास हो गई रहेगी कि हमारा उद्देश्य क्या है, करंट अफेयर्स रिवाइज करना, ठीक है। जो क्वेश्चंस बन सकते हैं उसका प्रोबेबिलिटी देखना और जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे उसको सॉल्व कैसे करना, लिमिटेड नॉलेज के साथ भी मैक्सिमम आउटपुट कैसे लाना। तो ये है हमारा उद्देश्य। तो अगर आपके कोई और भी दोस्त हैं जो इन चीज़ों को मतलब एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो आप उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। आप भी जो जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ उसके ऊपर ज़रूर अमल करें एंड देखना आपका रिजल्ट पॉजिटिव होगा। तो इसी के साथ आई थैंक एवरी वन ऑफ यू फॉर वॉचिंग मी, फॉर वॉचिंग विजय सूत्रा। टेक केयर एवरीवन, थैंक यू एंड जय हिंद माय डियर फ्रेंड्स।